आपकी दबंगई बड़ी मशहूर है, उत्तर प्रदेश तक मशहूर है। हम सुने हैं मैम के बारे में कि कहा गया है कि भाई एक बीजेपी सांसद रहे हैं, उनको चप्पलों से मारने की, बीच चौराहे पर चप्पलों से मारने की धमकी दे डाली थी। तेलुगु में तुझे चप्पलों से मारूंगी बीच चौराहे पर कैसे कहते हैं? कि हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि सुधर जाओ वरना कूटे जाओगे, मार मार कर मोर बना देंगे। क्या मैंने कुछ पढ़ा था, नीनू चपलातू कोडातानू। आई एम नॉट रिपीटिंग इट, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जिप संपत्ति पर नजर लग रही है और आपको भी तो नजर लगेगी ना। ईडी की का लव लेटर आप तक पहुंच गया है। दबाव में तो नहीं है कविता जी। आपको लेकर क्वीन लिखा गया है, ऐसा क्यों है? जब ऐसे आपने कहा है कि ईडी का लव लेटर है तो ऐसे जाहिर है बहुत लोग हैं जो हमसे बेहद मोहब्बत करते होंगे, तो हमें टाइटल देना चाह रहे होंगे। आपकी पार्टी के और असदुद्दीन ओवैसी के कैसे रिश्ते हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं आपको? बहुत कॉन्शियस है, बहुत ही मुझे लगता है कि झूठ बोलना प्रैक्टिस करते होंगे आईने के सामने जाके, मुझे ऐसा लगता है। दो आपको जो सबसे अच्छी बात लगती है और दो जो सबसे बिल्कुल बेकार बात लगती है मोदी जी की? मोदी जी के पास एक ही अच्छा बात है, वो कॉन्फिडेंटली झूठ बोल देते हैं। काम की बात हो, लोगों काम बोलता है, नारा बड़ा चला था उत्तर प्रदेश में, फेल हो गया बिल्कुल। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, रामचरितमानस की इस लाइन को लेकर के आपके क्या विचार हैं कविता जी? वो तो दिख ही रहा है ना। डबल इंजन सरकार नहीं है, ट्रबल इंजन सरकार है। हमेशा बोलते हैं डबल इंजन, लेकिन काम कम होता है। हैदराबाद आइए आप भी कभी। हैदराबाद दिखाइए हैदराबाद। हैदराबाद से याद आया, भाग्यनगर नाम कैसा लगता है आपको मैम? योगी जी नाम बदलना चाह रहे थे। मोदी, ईडी, योगी, नेम चेंजर, हैदराबाद, बेस्ट सिटी, टीआरएस, अमेजिंग पार्टी, बीआरएस, ग्रेट पार्टी, के कविता, ऑसम, केसीआर, सुपर डुपर, माय फेवरेट लीडर। असदुद्दीन ओवैसी अच्छे हैं, माइक के सामने आके थोड़ा अलग हो जाते हैं। अच्छा, प्रज्ञा, ऑसम, वेरी सक्सेसफुल एट अ यंग एज। अमेरिका से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ करके सड़क पर सियासत करने वाली, महिला आरक्षण के लिए लड़ने वाली, बीजेपी सांसद को चप्पलों से मारने की बात कहने वाली, सरकारी तोतों के लव लेटर झेलने वाली, तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से आज बात होगी और जानेंगे कि तेलंगाना की कविता उत्तर भारत में पैर जमाने के लिए कितनी तैयार है। आइए मेरे साथ। ఎలా ఉన్నారు कविता जी? थैंक यू, చాలా బాగున్నాను, यानी बहुत बढ़िया है जी। मैम, संसद में 78 महिला सांसद हैं, लेकिन आज तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, बीजेपी बहुमत में है फिर भी? वही तो लड़ाई है अभी। देखिए 27 ईयर्स हो गया। 27 ईयर्स से पहले जब पहले बार देवगौड़ा जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, तब के बाद लगातार हर सरकार ने कोशिश किया है, सिवाय मोदी सरकार के, क्योंकि 2014 से इनका बहुमत वाला सरकार है। लेकिन पिछले 9 सालों में एक बार भी एफर्ट नहीं किया गया है कि इंट्रोड्यूस करें। तो हम यही बोले, लास्ट 2 सत्र अभी भी चांस है, बहुमत वाली सरकार है, ऐसे बिल, महिला बिल जैसे बिल तो ऐसे सरकारों में पास होती है। तो कोशिश करिए, हम तो उनको याद दिला रहे, दबाव लगाए बनाए रखेंगे अब से लेकर अगले। अच्छा मैम, आपको नहीं लगता है कि इस वक्त, इस दौर में जो कि राशन, भाषण और झूठासन वाला युग है, यहाँ पर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, कोई फायदे वाला सौदा नहीं है? देखिए महिलाओं का तो आधा पॉपुलेशन है, उनके लिए फ़ायदा है। अगर महिला आरक्षण बिल बनाए तो महिलाएं भी जाहिर है वोट करेंगे उनके लिए। तो मैं तो फ़ायदेमंद प्रपोज़ल मोदी जी को दे रही हूँ, उनको लेना चाहिए ये प्रपोज़ल और इमीडिएटली इसको पास करना चाहिए। क्योंकि देखिए जिस देश ने भी महिलाओं का साथ लेके, उनके भागीदारी बना के चला है, उनका पार्टिसिपेशन लेके चला है, दोज कंट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड। बात महिलाओं की निकली है तो आप भी तेलंगाना से अपनी पार्टी को बाहर निकालना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार एक ही ऐसा प्रदेश है जो सिर्फ आज तक 33% रिजर्वेशन देती है महिलाओं को लोकल बॉडीज़ में।
तब की बाकी पूरे ही राज्य 50% देती है, नॉर्थ ईस्ट का छोड़ के बाकी देश में पूरे राज्य। तो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी जी से मेरा अनुरोध है, लोकल बॉडीज़ में तो आप बढ़ाइए, 50% दीजिए। तो हम जो फाइट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में, असेंबली में देने के लिए 33%, उसका बेसिस ये है कि 50% जो महिलाएं हैं लोकल बॉडीज़ में, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो इसके आधार पर हम बोल रहे हैं। तो योगी जी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने लोकल बॉडीज़ में 50% ये तो हो गई महिला आरक्षण बिल की बात। मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी पार्टी की क्या राय है अब आगे? अब देखिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए या किसी भी प्रदेश को ले लीजिए, भारत राष्ट्र समिति वहाँ जाएगी, अपनी बात रखेगी। क्योंकि भारत राष्ट्र समिति आज चाहती क्या है? देखिए, हमारे पास 24 आवर हर एक गांव में, हर एक घर में बिजली आता है। हम चाहते हैं कि भारत के हर गांव में आ जाए। हमारे पास हर एक गांव में, हर एक घर में नल का पानी आता है साफ़ सुथरा। हम चाहते हैं वही हो जाए। हमारे पास आज तक 20,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हैं, चल रहे हैं, और 30 लाख हमने नौकरी दी है। हम चाहते हैं हर प्रदेश में यही हो जाए। हमारे पास 1000 ऐसे मॉडल स्कूल्स बनाए जहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं और कॉर्पोरेट स्टाइल बिल्कुल इंग्लिश एजुकेशन मिलता है। हम चाहते हैं यही एजुकेशन बाहर भी मिले। अच्छा, हमारा एजेंडा सिंपल है, उत्तर प्रदेश के लिए भी सेम है, बिहार के लिए काम का एजेंडा है। तो काम का एजेंडे की बात तो सारी पार्टियां करती है, बीजेपी ने भी, समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, कांग्रेस भी लगातार कहती चली आ रही है। लेकिन एक सवाल है कि जब आप उत्तर प्रदेश आएंगी, जैसे आपने कहा कि बीआरएस उत्तर प्रदेश आएगी, तो उत्तर प्रदेश आएंगी तो वहाँ पर एक जातीय चक्रव्यूह है, उसे भेदना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो एक उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, रामचरितमानस की इस लाइन को लेकर के आपके क्या विचार हैं कविता जी? देखिए, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस को जब भी लिखा गया होगा, उस दौर में जिस तरीके के परिस्थिति थे, हम तो उनसे वाकिफ़ है नहीं अभी तो फ़िलहाल। लेकिन ये जो जिस चीज़ के बारे में बोला गया है कि महिलाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, ओबीसी वर्गों को कंट्रोल में रखना चाहिए, एससी वर्गों को कंट्रोल में रखना चाहिए, मुझे लगता है ऐसे सोच विचार हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि श्री रामचरितमानस को आप नीचे दिखा दो, क्योंकि उनके उस टाइम के क्या हालत थे, वी हैव नो आइडिया। तो उस पर टिप्पणी क्यों करना है? अभी जो है, अभी की हालत जो है, सबको साथ में जब तक लेके नहीं चलेंगे तब तक तो काम नहीं होगा। तो मैं बोलती हूँ, हमारे राज्य में हमने क्या किया है, दलित बंधु करके एक एंटरप्रेन्योरल स्कीम हमने लगाया, जिसमें हमने 10 लाख रुपये पर दलित फैमिली हमने दे दिया। अच्छा। और उनको फ्री है वो, दैट इज़ नॉट टू बी पेड बैक, इट इज़ अ ग्रांट टू सेट अप अ इंडस्ट्रियल यूनिट। तो एम्पावरमेंट ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता है कि तुम 1 लाख दो, उसमें 100 कंडीशन लगाओ, लोन दे दो, फिर वापस ले लो। कब होगा, कब भलाई होगा? एक जनरेशन से ऊपर उड़ के, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए सरकार ऐसा कोई ठोस कदम उठाए। अभी टिप्पणी ऐसे रामचरितमानस पे, रामायण पे हम करते बैठेंगे जो हमसे हज़ारों साल पहले हुआ है, तो हम लोगों को एक तरीके से उनके हक छीन रहे। मैं बोल रही हूँ, बात करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए पवित्र है। श्री रामचरितमानस होने दीजिए, रामायण होने दीजिए, दे आर गुड, दे आर क्लोज टू आवर हार्ट, बट दैट डजंट मीन कि वो बता के आप इनको सब पीछे रखो। दैट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मैम, उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइटेरिया है, पार्टियों को वोट कैसे मिलता है कि पार्टियों का वोट ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, यादव, जाटव, तमाम जातियों में बटा हुआ है। क्या मैम आपके साउथ में भी ऐसा है क्या? 1-2 राज्यों में थोड़ा ऐसा है, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य रह चुका है कि बहुत सालों से ऐसा जाति का भेदभाव है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि इलेक्शन को परेशान करो, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करो, क्योंकि बहुत एक अंडरस्टैंडिंग के साथ लोग चलते हैं। पढ़े लिखे भी लोग बहुत ज़्यादा है और लोगों को पढ़ाने का, पकड़ के पढ़ाने का कोशिशें वहाँ की सरकार करती है। तो जितना हो सके उतना भेदभाव मिटाने का कोशिश जारी है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है, जाति का भेदभाव है, और इसीलिए उसको मिटाने के लिए ही हमने ऐसे स्कीम लेके आए हैं कि सीधे को सबसे बड़ा जाति क्या है? पैसा। गरीब हो, दलित हो, आपके पास पैसा है, कोई जाति नहीं पूछेगा, साफ कहेगा। तो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करो सरकार की तरफ से, तो सबका जाति का भेदभाव खत्म हो जाएगा। फाइनेंस विल बी अ बिगेस्ट इक्वलाइजर। अच्छा, नॉर्थ में बीजेपी ठीक ठाक है, लेकिन साउथ में बीजेपी बहुत कमज़ोर है, और आपके पिताजी भी बीजेपी को रोक कर रखे हुए हैं साउथ में। लेकिन आपको क्या लगता है, एज अ चीफ मिनिस्टर की बेटी, और आप सांसद भी रह चुकी हैं, अभी विधायक है, आप बहुत अनुभव है, तो आप ये बात समझती होंगी कि बीजेपी का ग्राफ क्या है इधर साउथ में, तेलंगाना? सबसे पहले तो मैं जनता से आई हूँ, मैंने
17 साल हो गए मेरे जनता में काम करते हुए। जब से हमें आइडिया भी नहीं था कि स्टेट बनेगा, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब से हम लोगों में काम करते आ रहे हैं। तो तब से आज तक मैंने जो तेलंगाना की जनता की मन को समझाया, मुझे लगता है उनको डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए अपने आत्मसम्मान इम्पॉर्टेंट है। तो वो बहुत नाज करते हैं अपने आप को तेलंगाना के लोग कहलाने में और भारत के लोग कहलाने में। बट उसके पीछे बाकी सब कुछ आता है, रिलीजन, जाति बाद में आता है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई बीजेपी विल नेवर पिक अप इन तेलंगाना। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा क्या है? सिंपल, एक तो हिंदू मुस्लिम बोलो, दूसरा जाति का भेदभाव लगाओ। तो जाति का भेदभाव वहाँ है नहीं। हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन इन्होंने कोशिश कर लिया और नाकाम हुआ है। तो आगे चल के भी हम पूरा कोशिश करेंगे उसको नाकाम करने का। अच्छा, आपकी पार्टी का नाम पहले बीआरएस टीआरएस था, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, अब बीआरएस हो गया, तो ये क्यों हुआ? देखिए, टीआरएस तेलंगाना में ठीक है, लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश आऊँगी और मैं बोलूँगी मैं टीआरएस हूँ, मुझे वोट दे, तो उनको लगेगा अरे ये इनका नाम तक भी अभी प्रदेश का नाम है, हमें इनको क्यों वोट दे। और एक हम तेलंगाना के लोगों को हमने समझाया कि देखिए हमने तेलंगाना को 9 साल में जिस तरीके से डेवलप किया है, यही मॉडल हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। तो देश को ये बताने के लिए कि हम यहाँ आए हैं और जब तक देश डेवलप नहीं होगा काम करते रहेंगे, वो कमिटमेंट देश के सामने दिखाने के लिए हमने तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति कर लिया। क्योंकि दैट इज़ अ कमिटमेंट फ्रॉम माय पार्टी लीडरशिप टू द पीपल ऑफ द कंट्री दैट वी विल वर्क फॉर यू एज वी वर्कड इन तेलंगाना। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं ना कि हमने काम करके दिखाया है, कुछ हमारे पास दिखाने को है, सक्सेस मॉडल है। तो तेलंगाना का जो सक्सेसफुल मॉडल है वो दिखा के भारत में वो बदलाव लाने का हम कोशिश करेंगे। उत्तर भारतीयों के लिए आपकी पार्टी के पास ऐसा क्या है जो दूसरी पार्टियों के पास नहीं है? जैसे आपने कहा कि अगर आप उत्तर प्रदेश आएंगे और बताएंगे, तो ऐसा क्या है, क्यों चुने लोग, क्यों आपकी पार्टी की तरफ झुकाव हो लोगों का? देखिए, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश की आज पूरा आप जनगणना देख लेंगे तो तकरीबन 25 करोड़ होगा पॉपुलेशन। ऐसे 25 करोड़ के पॉपुलेशन का अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, तेलंगाना पर कैपिटा इनकम से बहुत कम है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कल तेलंगाना से बढ़ के हो। अच्छा, तो इसलिए हम काम करेंगे। हमारा जाति से कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि बेसिक कम्युनिटीज़ कि काम की बात हो, काम की बात हो, लोगों काम बोलता है। नारा बड़ा चला था उत्तर प्रदेश में, फेल हो गया बिल्कुल। वो तो दिख ही रहा है ना। डबल इंजन सरकार नहीं है, ट्रबल इंजन सरकार है। हमेशा बोलते हैं डबल इंजन, लेकिन काम कम होता है। देखिए, तेलंगाना में सिंगल इंजन सरकार चल रहा है, लेकिन बढ़िया काम चल रहा है। तो वो काम हो। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से तेलंगाना में आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। जैसे खेतों में काम करने के लिए आते हैं, होटल्स में काम करने के लिए आते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। अच्छा, और वहाँ की जब फैसिलिटी देखते हैं तो वो खुद बोलते हैं पता नहीं हमारा उत्तर प्रदेश तेलंगाना जैसे कब बनेगा। तो वो बनाएंगे, वो प्रपोजल लेके आएंगे उत्तर प्रदेश की जनता की बात। पक्की बात। आप देख लीजिए, हैदराबाद आइए आप भी कभी। हैदराबाद दिखाइए हैदराबाद। हैदराबाद से याद आया, भाग्यनगर नाम कैसा लगता है आपको मैम? योगी जी नाम बदलना चाह रहे थे। भाग्यनगर तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम था पहले, पता नहीं कब बदला, हिस्ट्री में क्या हुआ, वी डोंट नो। बट मैं क्या बोलती हूँ, ये नाम बदलने का, इमोशनल तरीके से लोगों को उकसाने का काम, ऐसे पॉलिटिक्स ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। काम बदलना चाहिए। तो हमने तो काम बदल के दिखाया है, नाम में क्या रखा है। अच्छा, क्या ये बात सही है कि जब आपकी पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस हो रहा था तो उस प्रोग्राम में आपको नहीं बुलाया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो थे, हम तो उस प्रोग्राम में उस दिन नहीं जा पाए। लेकिन बुलावा क्यों नहीं होगा? मैं तो पार्टी का पहले से मेंबर हूँ, हम हर जगह बुलावा होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, बड़ी चर्चाएं चली कि बीजेपी ने आपको ऑफर दिया कि आप बीजेपी के साथ आ जाएं। वो तो हर किसी को ऑफर देते हैं ना, जिनके पास पोटेंशियल है। या तो उनका सिंपल फॉर्मूला है, या तो हमारे साथ रहो या तो अगेंस्ट अस रहो। हमने चूज़ किया अगेंस्ट रहेंगे। और बीजेपी ये भी कहती है कि आप कांग्रेस में जाना चाहती थी। देखिए, बीजेपी को लगता है वो सब जानते हैं सबके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका कोई वजूद है अभी भी, जिनके पास एक कोई पर्सनैलिटी है जो उनके वजह से नहीं बदलेगा। तो हमारा ऐसा कुछ इच्छा नहीं था। हमारा सिर्फ एक ही इच्छा है कि देश की जनता के लिए हमारे नेता केसीआर साहब के सदारत में काम करें, और हम करते रहेंगे आगे चल के। अच्छा, क्या केसीआर चंद्रशेखर राव जी से, आपके पिताजी से, तेलंगाना के सीएम से, क्या आपके कोई मतभेद हैं? ना, उनसे मेरा क्या मतभेद होगा। उनको देख के इंस्पायर होके जैसे लाखों नौजवान तेलंगाना मूवमेंट में आए थे, मैं भी वैसे ही आई हूँ।
तो वो मेरा चॉइस था मूवमेंट के लिए लड़ना, और मैंने कभी डायरेक्टली पार्टी नहीं ज्वाइन किया। मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन खोला जागृति के नाम से, पूरा तेलंगाना में लाखों लोगों के साथ मिलके काम किया। उसके बाद में तेलंगाना का स्टेट बनने के बाद व्हेन द पार्टी फेल्ट कि कोई मजबूत एक कैंडिडेट की ज़रूरत है, तब मैं पार्टी में मैंने पहले दम कंटेस्ट किया था, पर तब तक मेरा सीधा सीधा इंटरेस्ट नहीं था। तो उनके साथ मतभेद होने का कोई सवाल ही नहीं है। ही इज़ माई हीरो। उनके ही फिलॉसफी से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा, आपने कैसे क्या सोचा कि आप तो अमेरिका में बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी और फिर आपको यहाँ सड़कों पर सियासत करने का कैसे सोचा आपने? नहीं, वो सियासत नहीं था ना, वो तो आंदोलन था, मूवमेंट था, एक देशभक्ति का माहौल था कि कुछ कर लो अपने रीजन के लिए। यहाँ पैदा हुए हो, यहाँ के लोग लड़ रहे, तो आप चुप नहीं बैठ सकते हो। बस वही एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ हम लोग रास्ते पे आए थे। जैसे मैंने कहा था कि when I came here, I did not join the party directly. I floated my own organization, started working for women. So it was out of a pure love and passion for Telangana, nothing else. अच्छा, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? सिंपल सी विचारधारा है। हर एक फैमिली, विच एवर कम्युनिटी, विच एवर कास्ट इट इज़, उनको फाइनेंशियली एम्पावर करो, उनको एक अपॉर्चुनिटी दो काम करने का या बिजनेस करने का, पढ़ने का। गवर्नमेंट का काम क्या है? वी हैव टू बी लाइक एन अम्ब्रेला। ये बात तो सारी पार्टियां कहती हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने करके दिखाया ना। सारी पार्टी कहती है। देखिए, सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। देखिए, हमारा जब तेलंगाना बना तब हमारा बजट था 60,000 करोड़। अभी हमारा बजट है 2,90,000 करोड़। तो हमारी पार्टी की सिंपल एक सूत्र ये है फिलॉसफी कि आप संपत्ति बढ़ाओ और उसको बांटो। तो हमने क्या किया? तेलंगाना में संपत्ति बढ़ाया और वो वेलफेयर में हम बांटते हैं। आज मैं बोलती हूँ आपको 44 लाख पेंशन्स देते हैं हम। 42,000 करोड़ का हमारा पेंशन का बजट है और कभी भी हमारा बजट घाटे में नहीं जाता है, क्योंकि हमने उतना वेल्थ क्रिएट किया है। और 65 लाख फार्मर्स को हमने आज तक 62,000 करोड़ रुपीज़ दिया है डायरेक्ट उनके अकाउंट में। कैसे दिया? कहाँ से आया पैसा? क्योंकि हमने संपत्ति बढ़ाया। हमने इस बड़ी संपत्ति पर नज़र लग रही है और आपको भी तो नज़र लगेगी ना, लेकिन उसको संभालने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसको जितने प्यार से केसीआर साहब ने उसको आगे बढ़ाया, बढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए। लीडर को सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सोच तो सभी लेते हैं, मैं बोलती हूँ एक लाइटर वे में बोलती हूँ, हर युवा को लगता है कि सुबह उठ के मैं जिम जाऊँगा, लेकिन करते कितने लोग हैं? तो पॉलिटिशियन का भी ऐसा होता है, सबको लगता है कि मैं देश का भला करूँगा, लेकिन कर कौन पाता है, कौन टिक पाता है उस रास्ते में, कौन इम्प्लीमेंट कर पाता है ऑन द ग्राउंड, दैट मैटर्स। एंड केसीआर कैन डू इट, ही हैज़ डन इट इन तेलंगाना। अच्छा, 2014 में आप सांसद बनी, 2019 में आप बीजेपी से हार गई, आप अब विधायक हैं। आप क्यों नहीं अपने पिताजी के मंत्रिमंडल ज्वाइन कर लेती, या फिर मंत्री बनना क्यों नहीं चुना आपने? देखिए, पार्टी में मैं एक बात पे विश्वास रखती हूँ, हमें कुछ नहीं चुनना है। अगर आप एक नेता पे विश्वास करते हो ना, तो यू शुड लेट हिम डिसाइड, यू शुड बी हिज बेस्ट सोल्जर। आप उनके सबसे अव्वल नंबर के सिपाही हो, तो उनको पता चलेगा कि आपको कहाँ रखना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है। मैं तो उनके बेसिक फ़िलासफ़ी से सहमत हूँ, तो उनके पार्टी में हूँ। जब मैं उनके फ़िलासफ़ी से सहमत नहीं हूँ अलग बात, बट आई लाइक हिम, आई रेस्पेक्ट हिम, आई एडमायर हिम। तो वो जो करेंगे बस वो करेंगे, उसके लिए पूछना मांगना कुछ नहीं होता है। ब्लाइंड फॉलोअर है, बस विल बी देयर। अच्छा मैम, ईडी की का लव लेटर आप तक पहुंच गया है? दबाव में तो नहीं है कविता जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मालूम है ना सबको, हर प्रदेश में इलेक्शन से पहले जब मोदी जी आते हैं उससे पहले ईडी जी आ जाते हैं। तो यही है, वो ही चल रहा है यहाँ पे भी। जस्ट टारगेटेड एक अटैक है, पॉलिटिकल अटैक है, जिसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं। तो पूछ ले, पूछताछ कर ले, उसमें क्या है, हम तो कोऑपरेट करेंगे। कुछ जगह पर आपको लेकर क्वीन लिखा गया है, ऐसा क्यों है? जब ऐसे आपने कहा है कि ईडी का लव लेटर है, तो ऐसे जाहिर है बहुत लोग हैं जो हमसे बेहद मोहब्बत करते होंगे, तो हमें टाइटल देना चाह रहे होंगे, तो अच्छा है, देने दीजिए, क्या है। अच्छा, आपकी दबंगई बड़ी मशहूर है, उत्तर प्रदेश तक मशहूर है। हम सुने हैं मैम के बारे में कि कहा गया है कि भाई एक बीजेपी सांसद रहे हैं, उनको चप्पलों से मारने की, बीच चौराहे पर चप्पलों से मारने की धमकी दे डाली थी। देखिए, मैंने जानबूझ के नहीं कहा था, और ये बयान देते वक्त मैंने अपने लोगों से, अपने जनता से माफ़ी मांगा था, क्योंकि मेरा एक पॉलिसी है कि जब पॉलिटिक्स में हम एक वुमेन आए हैं, तो मुझे देख के 10 और लड़कियां पॉलिटिक्स में आए, कोई पीछे ना जाए, ये मेरा बहुत कमिटेड ये है। लेकिन ये सांसद ने, ये बोलते हैं ना, जो बड़े छिचोरे किस्म के आदमी है, वो बहुत ही छिचोरे हैं, तो इनको सांसद में नहीं रहना चाहिए, सड़क में रहते हैं ना ऐसे टाइप के। तो
कुछ भी बोल देते हैं। तो मैंने बोला एक सीमा होती है, एक हद होती है पॉलिटिक्स में हो, क्योंकि तुम्हें 1000 लोग देख रहे होते हैं, तो तुम जिस तरीके से बिहेव करोगे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। तो ये सांसद ने तो हर हद पार कर दिया था, बहुत ही पर्सनल बात अच्छा मैम, आपके तेलुगु में तुझे चप्पलों से मारूंगी बीच चौराहे पर कैसे कहते हैं? कि हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि सुधर जाओ वरना कूटे जाओगे, मार मार कर मोर बना देंगे। क्या मैंने कुछ पढ़ा था, नीनू चपलातू कोडातानू। आई एम नॉट रिपीटिंग इट, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, जिप। अच्छा मैं कुछ शब्द बोलूंगी मैम, हमारे चैनल का ये बहुत ही बढ़िया एक सेगमेंट है, मैं कुछ नाम बोलूंगी, आपको एक शब्द में फटाफट से जवाब देने हैं। कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये बताइए सबसे पहले, मोदी, ईडी, योगी, नेम चेंजर, हैदराबाद, बेस्ट सिटी, टीआरएस, अमेजिंग पार्टी, बीआरएस, ग्रेट पार्टी, के कविता, ऑसम, केसीआर, सुपर डुपर, माय फेवरेट लीडर। असदुद्दीन ओवैसी। अच्छे हैं, माइक के सामने आके थोड़ा अलग हो जाते हैं। अच्छा, प्रज्ञा। ऑसम, वेरी सक्सेसफुल एट अ यंग एज, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि आपकी पार्टी के और असदुद्दीन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपकी पार्टी के और असदुद्दीन ओवैसी के कैसे रिश्ते हैं? जी, असद भाई और हमारे पार्टी में 2014 से लेके आज तक वी बिन फ्रेंडली पार्टीज। अलायंस कभी नहीं है, हाँ। वैसे नॉन अलायंस भी नहीं है, जी। तो सभी लोग हैं साथ में ही है, लेकिन हम उनके पूरे फिलॉसफी से या पूरे उनके जो बयान उनसे हम पूरे सहमत नहीं हैं, वैसे शायद वो भी नहीं होंगे। तो ऐसा इट्स अ रिलेशनशिप, इट इज़ अ फ्रेंडशिप, क्योंकि वो वहीं से आते हैं और हमें एक मैसेज देना था तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद कि किसी से हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो हमने कहा जो फ्रेंडली पार्टी से रहने दो, हम डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, पॉलिटिक्स कम करेंगे। तो इसी वजह से हमने कभी वी डिडंट डू एनीथिंग एल्स। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं आपको? बहुत कॉन्शियस है, बहुत ही मुझे लगता है कि झूठ बोलना प्रैक्टिस करते होंगे आईने के सामने जाके, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस को एक मैसेज फ्यूचर जनरेशंस को ऐसा देना चाहिए कि सच बोलो, डिफ़िकल्ट है तो भी सच बोलो। इसका एग्जांपल मैं लेकिन राजनीति तो साम दाम दंड भेद की राजनीति है, यहाँ पर कई बार झूठ भी बोलते हैं नेता, कई सारे नेता झूठ बोलते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, इलेक्शन के टाइम कुछ बोलोगे तो ठीक है, इलेक्शन जीत रहे हो तो वो दंड हो गया, भेद हो गया, वो अलग बात है। बट इलेक्शन के बाद जब जनता इतना विश्वास के साथ तुम्हें जिताती है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारा काम तो करो। लेकिन मोदी जी का प्रॉब्लम क्या है, आज इलेक्शन हो गया तो अगले इलेक्शन के बारे में सोचेंगे। अच्छा, उनकी कोई दो आपको जो सबसे अच्छी बात लगती है और दो जो सबसे बिल्कुल बेकार बात लगती है मोदी जी की? मोदी जी के पास एक ही अच्छा बात है, वो कॉन्फिडेंटली झूठ बोल देते हैं, एक ही अच्छी बात है। अभी बुरे बात तो बहुत है, लिस्ट ये नहीं अच्छी बनाना बात है मुझे। हाँ, बस दैट्स ओनली थिंग ही कैन डू, व्हाट बेस्ट ही कैन डू इज ही कैन लाई वेरी कॉन्फिडेंटली, दैट टू। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ बहुत ही बढ़िया राजनीति करने वाली, एक अलग सोच के साथ, जो महिला आरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ रही हैं, सरकार को लोहा देने वाली के कविता जी हमारे साथ ही आज उनसे बात हो गई। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता खुद कितनी अच्छी राजनीति करती हैं, कितनी मजबूत महिला हैं, कितनी दबंग महिला हैं, वो हम आपको दिखा रहे थे। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।